जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वर्ष 2025 के एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। यह प्रश्न सी सेट अर्थात जीएस पेपर 2 से संबंधित है, जो कि एक हिंदी का प्रश्न है। प्रश्न में हम लोगों से पूछ रहा है, इनमें कौन एक शब्द देशज शब्द है। तो देशज शब्द हम लोग ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका की विकास अर्थात जिनका की जन्म या जिनकी उत्पत्ति किसी भी देश की सीमा के भीतर होती है। अर्थात जैसे भारत देश का उदाहरण लेते हैं तो भारत देश के भीतर पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि कोई शब्द आम बोलचाल की भाषा में अर्थात क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में विकसित हो जाता है तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अर्थात वो बोलचाल की भाषा में विकसित हो जाता है, प्रचलित हो जाता है किसी क्षेत्र में, वहाँ के लोग अधिक प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में उस शब्द का। लेकिन उसके मूल, उसके उत्पत्ति का स्थान नहीं पता होता है। संस्कृत में उसकी उत्पत्ति का स्थान नहीं पता होता है कि यह कैसे उत्पन्न हुआ, बस बोलचाल की भाषा में शामिल हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। अर्थात जो देश की सीमा के भीतर उत्पन्न होता है और उसकी उत्पत्ति का एक निश्चित मतलब स्रोत नहीं पता होता है कि वह कहाँ से उत्पन्न हुआ, बस बोलचाल की भाषा में शामिल हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं और यह किसी देश की सीमा के भीतर उत्पन्न होता है अर्थात वहाँ की बोलचाल की भाषा से प्रचलित हो जाता है, वहाँ की भाषा में, वहाँ के शब्दों में। अगर किसी दूसरे देश में कोई शब्द आता है और जैसे भारत में अंग्रेजों ने राज किया, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, तो इन सब लोगों के द्वारा कुछ शब्द भारत के भाषा में शामिल हो गए। अर्थात भारत के लोगों ने इनके कुछ शब्दों को शामिल कर लिया, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, ये सब शब्द शामिल हो गए। तो ये सब शब्द फॉरेन अर्थात विदेशियों के शब्द हैं, जो कि लेकिन भारत के लोग अब आम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी शब्द जो विदेशियों के शब्द होते हैं लेकिन किसी देश की सीमा के भीतर प्रयोग किए जाने लगते हैं बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। अर्थात जिनको कि हम लोग इनकमिंग वर्ड्स कहते हैं या इनको हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। अर्थात आने वाले शब्द, जो कि आगत आने वाले लोगों के साथ आए, उनकी भाषा के साथ आए। तो ऐसे शब्दों को जो बाहर से आए हुए हैं और देश की सीमा के भीतर प्रचलित हो गए बोलचाल की भाषा में, तो ऐसे शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं, इनकमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है तो आप कहते हैं इनकमिंग कॉल आ रही है, अर्थात दूसरे का आ रहा है तो इनकमिंग कॉल आप बोलते हैं। वैसे ही दूसरे की भाषा के शब्द हम लोग प्रयोग करें तो उनको हम लोग इनकमिंग वर्ड्स कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं या आगत शब्द कहते हैं। और दो शब्दों का विकास देश की सीमा के भीतर किसी भी क्षेत्र से हो जाता है आम बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से, और उसकी उत्पत्ति का एक निश्चित स्रोत नहीं पता होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देशज और विदेशज शब्द को अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक विकल्प को देखेंगे, उसके बाद अपने सही उत्तर को चयनित करेंगे। तो पहला विकल्प है बच्चा, दूसरा विकल्प है पलंग, तीसरा विकल्प है चिड़िया, चौथा विकल्प है भात। तो हम लोग एक एक विकल्प को देखते हैं। यहाँ पर मैंने सभी विकल्पों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप उत्तर, हल, व्याख्या कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आदि कुछ भी। तो पहला जो विकल्प है या ए आप बोल सकते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं, वह बच्चा है। तो बच्चा शब्द भारत देश के भाषा से उत्पन्न नहीं हुआ है, भारत देश की भाषा के बोलचाल से या क्षेत्र की किसी भी बोलचाल की भाषा से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा शब्द है वो फारसी भाषा, जिसको कि हम लोग पर्शियन लैंग्वेज भी कहते हैं, फारसी, जो कि वर्तमान में जिसको कि हम लोग ईरान देश कहते हैं। तो ईरान देश को ही पहले पूर्व में, भूत में हम लोग फारस कहते थे, पर्शिया कहते थे। वर्तमान में, प्रेजेंट में उसको हम लोग ईरान कहते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया है। तो यहाँ पर गल्फ ऑफ पर्सिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है। तो इस वजह से अपने देश में एलपीजी के प्राइजेस और पेट्रोल, डीजल, ये सभी की परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। फारस अर्थात इसको प्राचीन समय में हम लोग फारस कहते थे, वर्तमान समय में हम लोग इसको ईरान कहते हैं, और इसको पर्सिया भी हम लोग कहते हैं या कहते थे, आप ये भी बोल सकते हैं। तो जो बच्चा शब्द है वो फारसी भाषा के शब्द बच्चा या बच्चा से विकसित हुआ है या बना है या उत्पन्न हुआ है। तो बच्चा मतलब फारसी भाषा में ऐसे नहीं लिखा जाता, जैसे बच्चा यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी,
जैसे आप यहाँ पर ये बच्चा देख रहे हैं, तो वही लास्ट में बच्चा को हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दो बिंदी लगा दिया। जैसे अंत में हम लोग लगाते हैं दो बिंदी, वैसे यहाँ पर बच्चा में हम लोगों ने दो बिंदी लगा दिया। ह को हटाने के लिए, आधा ह को हटाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर दो बिंदी लगा दिया। तो बच्चा या बच्चा से विकसित हुआ है, जो कि फारसी भाषा का शब्द है बच्चा, उससे बच्चा शब्द विकसित हुआ है भारत की बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा में विकसित हो गया, जिसका प्रयोग पशुओं, जानवरों के बच्चों, नवजात बच्चों के लिए किया जाता था। तो यह जो बच्चा या बच्चा शब्द था फारसी भाषा का, इसका प्रयोग वो लोग अर्थात फारस के लोग किस लिए करते थे? इसका प्रयोग पशुओं और पशुओं के जानवरों, पशुओं अर्थात पशुओं के बच्चों या जानवरों के बच्चों जो छोटे होते थे उनके लिए करते थे, और नवजात बच्चों या जो मतलब इंसान के छोटे बच्चे थे उनके लिए भी वो लोग सामान्य थे इस शब्द का, बच्चा शब्द का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर फारसी भाषा में इस शब्द का जो प्रयोग हुआ वह किस लिए हुआ? वह पशुओं और पशुओं के छोटे छोटे बच्चों और मनुष्यों के बच्चों के लिए भी, अर्थात इंसानों के बच्चों के लिए भी उन लोगों ने प्रयोग किया। तो बाद में क्या हुआ? बाद में जब ये प्रचलित हो गया यह शब्द बहुत ज़्यादा, तो जो यहाँ पर बच्चे थोड़े और उम्र के थे, थोड़े जो यंग बच्चे थे, जिनको कि हम लोग कह सकते हैं एडल्ट बच्चे, उनके लिए भी यहाँ पर बच्चे शब्द या बच्चा शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। और बच्चा शब्द यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं विदेशज या आगत शब्द है, जिसको कि हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पर बच्चा शब्द तो देशज हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो विदेश का है, पर्शिया से आया हुआ है, तो इसलिए यह विदेशज किस श्रेणी में अर्थात आगत शब्द की श्रेणी में जाता है। तो यह तो अपना विकल्प होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों से देशज शब्द पूछा है। तो बच्चा जो है बच्चा या बच्चा से विकसित हुआ है, जो कि भारत देश की भाषा से संबंधित है, और इसका प्रयोग वो लोग पशुओं के बच्चों के लिए, पशुओं के लिए या मनुष्य के नवजात बच्चों के लिए प्रयोग करते थे। और बाद में ये और इसका मतलब जो सीमा थी वह मतलब और विस्तृत हो गया, अर्थात और अधिक उम्र के लोगों को भी बच्चा कहा जाने लगा मनुष्यों में। आगे हम लोग देखते हैं एक और इससे संबंधित है बच्चा से थियरी, वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चा शब्द संस्कृत के वत्स शब्द से भी व्युत्पन्न या संबंधित, विकसित हुआ, पैदा हुआ, जन्मा माना जाता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चा शब्द लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा के वत्स से विकसित हुआ है। अगर संस्कृत भाषा से कोई शब्द विकसित होती है और अगर हम लोग बोलचाल की भाषा में सेम टू सेम एग्जैक्ट वही शब्द प्रयोग करने लगते हैं जो कि संस्कृत में होता है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और संस्कृत की भाषा के शब्द को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर, अर्थात थोड़ा उसमें बदलाव करके, जब हम लोग आम बोलचाल की भाषा में उस शब्द के एक नए रूप अर्थात विकृत रूप का प्रयोग करने लगते हैं, तो उन शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वत्स जो है वह तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर बच्चा शब्द माना जाता है कई विद्वानों के द्वारा कि वत्स शब्द जो कि संस्कृत का है उससे विकसित हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर वत्स का अर्थ होता था शिशु या बछड़ा होता है। वत्स का अर्थ उस समय शिशु या बछड़ा लिया जाता था। संस्कृत में वत्स शब्द वध, बोलना या रंभाना, वध अर्थात बोलना या रंभाना धातु से बना है। जो वत्स शब्द है वह वध धातु से बना है, और वध का अर्थ है, वध धातु का अर्थ है संस्कृत में बोलना या रंभाना। तो पशुओं के लिए ही वत्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संस्कृत में भी प्रयोग किया गया है, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि प्राचीन काल में जो मतलब आर्यन या आप वैदिक पीरियड के लोग कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वह पशुओं को रखते थे, विशेषकर गाय भैंसों को रखते थे। आप भैंस को इग्नोर भी कर सकते हैं, गायों को बहुत पवित्र माना जाता था, पूजनीय माना जाता था। तो गायें आमतौर पर सभी परिवारों के या पूरे क्षेत्र में पाई जाती थी जहाँ पर भी वैदिक सभ्यता के लोग रहते थे। तो गाय के जो बच्चे हुआ करते थे वे अपनी माताओं के पास ही दिन भर रहते थे और उनसे लग के और अपनी ध्वनि उत्पन्न करते थे, मतलब निकालते थे। जैसे गाय कैसे बोलती है, मूँ मूँ, वो लोग करते हैं। तो दिन भर अपनी माँ के पास ही इधर उधर रहते थे वो सभी बछड़े, और घास खाते थे, और उसके बाद अपने शरीर को अपनी माँ के शरीर से थोड़ा स्पर्श करते थे, रगड़ते थे, अपने प्रेम वात्सल्य को, मतलब आप कह सकते हैं अपने प्रेम को जाहिर करते थे, अपने मतलब जो भी बच्चों का प्रेम होता है माता के प्रति वह जाहिर करते थे। तो इसलिए वो लोग दिन भर बोलते रहते थे, अपनी माता को पुकारते रहते थे अगर उनकी माता कहीं चली जाए तो वध शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाने लगा, वध धातु से वत्स शब्द प्रयोग किया जाने लगा, बोलना या लंबाना, क्योंकि गाय
के बछड़े जो थे वह दिन भर बोलते रहते थे, रंभाते रहते थे, तो इसलिए उनके लिए वत्स शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ पर वैदिक सभ्यता के लोगों को द्वारा उस समय, विशेषकर ऋषि मुनियों और बाकी लोगों के द्वारा वत्स शब्द उस समय मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआती में पशुओं अर्थात विशेषकर गायों के बच्चों बछड़ों के लिए प्रयोग किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है, प्राचीन काल में पशुओं विशेषकर गाय के बच्चे अपनी माताओं के पास रंभाते थे, इसलिए उन्हें वत्स बोलने वाला या प्रिय कहा गया। अर्थात यहाँ पर बोलने वाला या प्रिय अर्थात वो लोग अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे, अपनी माता को जताते थे, इसलिए यहाँ पर वत्स जो शब्द है वह प्रिय अर्थात प्रेम को भी प्रदर्शित कर रहा है। और दिन भर बोलते रहते थे, रंभाते रहते थे, इसलिए वत्स हो गया, क्योंकि वत्स शब्द वध धातु से बना है और वध धातु का अर्थ है बोलना या रंभाना। आपने देखा तो वत्स शब्द गाय के बछड़ों के लिए प्रयोग किया गया पूर्व समय में। मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता के लोगों के द्वारा। और फिर वध से वत्स, यहाँ पर वध से वत्स वो लोग बनाते हैं, वत्स से फिर उसके बाद वत्स बनता है, वत्स से बच्चा हो जाता है, वत्स धीरे धीरे परिवर्तित होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वत्स में हो जाता है, वत्स से बच्चा बच्चा बन जाता है, वत्स बच्चा करते करते बच्चा बन जाता है धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में। तो इस तरह वत्स से बच्चा शब्द का मतलब रूपांतरण हो जाता है, अर्थात बच्चा शब्द उत्पन्न होता है वत्स से। इस तरह भी हम लोग देखते हैं, कुछ मतलब हिंदी के विद्वान मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वत्स जो शब्द है वह क्या है, वह संस्कृत का शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है। और बच्चा जो शब्द है वह थोड़ा परिवर्तित होकर आया संस्कृत के शब्द वत्स से, इसलिए बच्चा जो शब्द है यह तद्भव शब्द है। तो हम लोगों ने तद्भव तत्सम और तद्भव शब्द को भी समझा, विदेशज और आगत शब्द को भी समझा, और हम लोगों ने विदेशज आगत एक ही शब्द हैं, और हम लोगों ने देशज शब्द को भी समझा, उनके विशेष गुणों को समझा कि वो किस प्रकार के शब्द होंगे। तो उनको विदेशज या आगत शब्द कहेंगे या देशज शब्द कहेंगे, और तत्सम और तद्भव के इन शब्दों को हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे विकल्प जो कि पलंग है, पलंग को देखते हैं। पलंग शब्द संस्कृत भाषा के पर्यंक से बना है। पलंग जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के पर्यंक से बना है। तो पर्यंक हम लोगों का तत्सम हो गया, क्योंकि संस्कृत भाषा का शब्द है, यह एक तद्भव शब्द है। जो तो पर्यंक का तद्भव क्या हो गया, पलंग हो गया। तो अगर आपकी परीक्षा में पर्यंक का तद्भव पूछे तो पलंग, और पर्यंक मतलब चारपाई, खाट, सोने की खटिया, आप कुछ भी कह सकते हैं, पालकी भी कह सकते हैं पर्यंक के लिए। तो धीरे धीरे पर्यंक था जो शब्द संस्कृत का, उससे पल्लको बना। समय के साथ संस्कृत का पर्यंक शब्द धीरे धीरे पाली भाषा में गया, जो आम बोलचाल की भाषा पाली थी उसमें पर्यंक से पल्लको बन गया, और धीरे धीरे अंततः हिंदी में पलंग बन गया, पल्लको से पलंग बन गया, जिसका की अर्थ है बिस्तर, खटिया, खाट, चारपाई, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह पलंग शब्द का विकास पर्यंक जो कि संस्कृत शब्द है उससे हुआ, पर्यंक से पल्लको बना और पाली भाषा में जाके पल्लको बनता है, और उसके बाद धीरे धीरे हिंदी में यह पलंग बन जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि पर्यंक शब्द तत्सम है, पलंग शब्द तद्भव है, और यहाँ पर यह तद्भव तत्सम शब्द है। तो यह देशज शब्द नहीं है, क्योंकि यह देशज शब्द का स्रोत नहीं पता होता, लेकिन पलंग का, उसकी उत्पत्ति का, उसके पैदा होने का स्रोत नहीं पता होता, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में वो शामिल हो जाता है, तो वह देशज होता है। तो यहाँ पर लेकिन पलंग जो है इसका तो हम लोगों को उत्पत्ति पता है कि यह संस्कृत भाषा के पलंग से हुआ है, इसलिए यह देशज तो होगा नहीं, यह तत्सम और तद्भव शब्द के समूह को प्रदर्शित करेगा। तो विकल्प ए भी नहीं होगा, क्योंकि विकल्प ए बच्चा जो था वह क्या था, बच्चा या वत्स शब्द से विकसित हुआ है। वत्स शब्द को लेंगे तो वह संस्कृत में तत्सम तद्भव को प्रदर्शित करेगा, वत्स तत्सम है और बच्चा तद्भव है। और वत्स अगर आप बच्चा ले रहे हैं वह ईरान की भाषा से उत्पन्न हुआ है, फारस अर्थात पर्शिया की भाषा से, तो वह भी नहीं होगा, वह विदेशज हो जाएगा अगर फारस वाला सेंस ले रहे हैं, और अगर संस्कृत वाला सेंस ले रहे हैं तो तत्सम तद्भव हो जाएगा। तो पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प पलंग, यह भी तत्सम तद्भव को शो करता है, पर्यंक और पलंग, तो यह भी नहीं होगा हम लोगों का, दूसरा विकल्प भी नहीं होगा। तो हम लोग तीसरे विकल्प को देखते हैं। तीसरे विकल्प में हम लोगों के पास है चिड़िया। चिड़िया शब्द संस्कृत भाषा के चटक, पुल्लिंग या चटिका स्त्रीलिंग शब्द से बना है, ऐसा माना जाता है। प्राकृत भाषा में चिड़िग चिड़िका के माध्यम से हिंदी में आया है।
तो चिड़िया शब्द पहले के लोग चिड़िया जब ध्वनि करती थी तो उसको उन्होंने अनुमान लगाया कि चिड़िया चटक चटक कर रही है। तो जो मेल बर्ड्स थे उनकी ध्वनि के लिए उन्होंने चटक चुना, अर्थात अनुमान लगाया, अनुमानित किया कि उनकी ध्वनि चटक चटक हो रही है। जब वो बोल रही है तो चूँ चूँ, जब पंछी चिड़िया बोले तो वो लोग चूँ चूँ को चटक चटक समझ लेते हैं। तो फीमेल बर्ड के लिए उन्होंने चटिका थोड़ा प्रस्तुत किया, अर्थात अपने अनुमान एनालॉगी को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो चिड़िया शब्द है वह संस्कृत भाषा के चटक या चटिका, चटक पुल्लिंग मेल को और चटिका स्त्रीलिंग फीमेल को प्रदर्शित करता है। तो प्राकृत भाषा में यह चटक चटिका फिर धीरे धीरे चिलिक चिलिका बन गया। चिलिक अर्थात मेल बर्ड को शो करें और चिलिका अर्थात फीमेल बर्ड के लिए। चटक चटिका से चिलिक चिलिका धीरे धीरे हो गया, प्राकृत भाषा में आ गया। पहले संस्कृत भाषा में था चटक चटिका, उसके बाद धीरे धीरे प्राकृत भाषा में आ गया चिलिक चिलिका। यह भी एक थियरी है। आगे हम लोग देखते हैं इसी को। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं संस्कृत के चटका शब्द से प्राकृत में चलिया, चटका से कई लोगों ने चलिया भी बनाया और फिर हिंदी में चलिया से चिड़िया या चीड़ा बना। तो धीरे धीरे चटका से या चटिका से चिड़िया या चलिया बन गया और फिर चलिया से चिड़िया या चीड़ा बन गया। फिर यहाँ पर थोड़ा और है, आप देख सकते हैं। संस्कृत में इसको चटक या चटिका कहते हैं, प्राकृत में चलिया चिड़िया बन गया, हिंदी में चिड़िया। तो यहाँ पर चटक चटिका यह क्या है, तत्सम है, और यह जो चिड़िया है यह तद्भव है। आप इससे अनुमानित कर सकते हैं अगर संस्कृत से विकसित हुआ है तो यहाँ पर वही इंग्लिश में लिखा हुआ है चिड़िया चिड़िया, हिंदी में है बर्ड तद्भव फॉर्म, वही लिखा हुआ है जो है हिंदी में, वही इंग्लिश में यहाँ पर है। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पंछी अर्थात चिड़िया शब्द है वह संस्कृत भाषा की चटक चटिका से माना जाता है कि विकसित हुआ है। लेकिन जो चिड़िया शब्द है इसका पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से इसका विकास होता है। केवल एक शब्द चटक चटिका से विकसित नहीं होता है। यह चिड़िया अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे चिड़िया के लिए पंछी, पाछी और खग, विहग ये सब शब्द भी प्रचलित हो रहे थे बोलचाल की भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी डिनोट कर रहे थे बस बर्ड को, मतलब पंछी को, चिड़िया को ही। तो इसलिए हम लोग चिड़िया को एक तत्सम तद्भव शब्द भी कभी कभी लेते हैं एग्जाम में, और जब ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोगों को ऑप्शन में चिड़िया रहता है और देशज शब्द पूछा रहता है तो इसको हम लोग देशज शब्द भी लेते हैं, क्योंकि इसका विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में हो जाता है। चिड़िया, पाछी, पंछी, खग, विहग ऐसे शब्दों से का भी मतलब विकास होता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में चिड़िया पंछी के लिए। तो अगर पूछे कि चटक चटिका का तद्भव रूप क्या है तो आप चिड़िया बोलेंगे। लेकिन अगर पूछे कि 4 विकल्प दे दो और उनमें से एक विकल्प हो आपका चिड़िया और पूछे देशज कौन है तो आप चिड़िया को टिक करेंगे, क्योंकि कई कई क्षेत्रों में यह मतलब बोलचाल की भाषा में उत्पन्न हो गया, मतलब प्रचलित हो गया, लेकिन उसके उत्पन्न होने की एक निश्चित बिंदु अर्थात स्रोत नहीं पता है कि कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, बस प्रयोग होने लगा। लेकिन अगर संस्कृत के सेंस पे पूछेगा तो चटक चटिका से माना जाता है उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो चिड़िया है यही हम लोगों का सही विकल्प है, अर्थात जो चिड़िया शब्द है वही हम लोगों का देशज शब्द है, और वही इस सेंस पर है, इस आधार पर है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके लिए अलग अलग शब्द विकसित होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया पंछी, पाछी, चिड़िया, विहग, खग। तो इस कारण चिड़िया जो शब्द है वह देशज शब्द की कैटेगरी में भी लिया जाता है ऑप्शन के आधार पर, और इसको हम लोग तत्सम तद्भव की कैटेगरी के आधार पर भी लेते हैं, अर्थात समूह में भी लेते हैं। जब चटक चटिका होगा और पूछेगा कि इसका तद्भव बताइए तो चटक या चटिका का तद्भव जो होगा वह आपका होगा चिड़िया। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों का इस प्रश्न का सही विकल्प सी ही है, जो कि बर्ड चिड़िया है। विकल्प डी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा अपनी तरीके से लिखने की कोशिश की है। जैसे बर्ड बोलती है या बोलते हैं चूँ चूँ तो चटक चटक चिटिक चिटिक। अगर आप अनुमान लगाएं पंछियों की भाषा को सुने तो आप सोच सकते हैं कि वो चूँ चूँ बोल रही हैं या चटक चटक चिटिक चिटिक चटिका चटिका ची ची चुई चुई। विभिन्न प्रकार तरह की ध्वनियाँ आवाज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं पंछियों की आवाज़ों को ध्यान से सुनने पर। तो पूर्व समय के लोगों ने भी अनुमान लगाया होगा, कुछ लोगों ने अनुमान लगाया चिटिक चिटिक, कुछ लोगों ने चटिका चटक ऐसे शब्दों का अनुमान लगाया। तो इस वजह से संस्कृत भाषा से उन्होंने संबंधित कर लिया। तो इस वजह से
इस आधार पर तत्सम तद्भव हम लोग ले लेते हैं चिड़िया को, चटक चटिका और चिड़िया, तो यह तत्सम और तद्भव हो जाता है। और अगर क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर लेते हैं तो यह एक देशज शब्द की कैटेगरी मतलब के सारणी में आता है। अब हम लोग विकल्प डी को देख लेते हैं अपने, और हम लोगों ने उत्तर को तो जान ही लिया है किस आधार पर की विकल्प सी है। तो विकल्प डी में भात है। भात पके हुए चावल को हम लोग कहते हैं। आप भी अभी कई क्षेत्रों में जाएंगे जैसे बिहार बंगाल में, तो वहाँ पे आपको भात सुनने को मिलेगा पके हुए चावल के लिए। तो भात शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भक्तम शब्द से हुई है। जैसे कई लोग भक्त बोलते हैं, कई लोग भक्तम, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। तो भक्त या भक्तम शब्द से हुई है जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी से भात शब्द का विकास हुआ है जो कि पके हुए चावल या उबले हुए चावल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृत भाषा में यह भक्त धीरे धीरे जो यह भक्त था वह धीरे धीरे भट्ट बन जाता है। भट्ट फिर धीरे धीरे समय के साथ विकास होते होते हिंदी में आता है यह भट्ट शब्द, और धीरे धीरे यह भट्ट क्या होता है, भात बन जाता है। आप देख सकते हैं हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में भात के रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो बंगाल, बिहार ऐसे क्षेत्र, यहाँ पर देखिए मराठी, गुजराती भाषा में भी है। तो इन क्षेत्रों में जो लोग थे उन लोगों ने भट्ट को धीरे धीरे समय के साथ हिंदी भाषा में भात के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। और भात यहाँ पर भक्त या भक्तम शब्द से इसलिए मतलब प्रस्तुत हुआ है, उत्पत्ति इसकी हुई है, उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो यह भक्त शब्द का तद्भव रूप प्राकृत अपभ्रंश के माध्यम से है। तो जो यहाँ पर भक्त जो शब्द है, यह भक्त क्या है, भक्त यहाँ पर तत्सम हो जाएगा क्योंकि संस्कृत से उत्पन्न हुआ है भक्त या भक्तम से जो भात है। और जो भात है हम लोगों का वह भात क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। भात तद्भव शब्द है। और भक्त या आप भक्तम भी बोल सकते हैं, भक्त या इसी में बिंदी लगा लेंगे, भक्तम, ये तत्सम हो जाएगा। तो भक्त या भक्तम का जो तद्भव होगा वह भात होगा। आप अगर पूछेगा एग्जाम में तो इस तरह से बताएंगे। और यहाँ पर भक्त को भात मतलब जो भक्त या भक्तम शब्द है उससे भात कैसे उत्पन्न हुआ उसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे भात हम लोग यहाँ पर भक्त के गुण क्या होते हैं। भक्त सच्चे अर्थों में कोई भक्त कैसे बनता है, तो वह अपने सभी अवगुणों को, अपनी बुराइयों को छोड़ देता है, अपने ऊपरी आवरण को भुला देता है कि मैं मनुष्य मतलब मनुष्य में सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, गोरा हूँ, सुंदर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मतलब मैं सब पे राज करूँगा या करूँगी, ऐसे विचारों से, ऐसे जो प्रपंच हैं मतलब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, इन सब से मुक्त हो जाता है। तब वह ईश्वर का एक प्रिय भक्त बनता है जो कि सभी को समभाव देखता है, सभी जीवों पर दया करता है, सब चीज़ को मतलब प्रेम से देखता है, सब तरफ प्रेम ही प्रेम होता है। और वह ईश्वर मतलब पूर्ण रूप से समर्पित रहता है, किसी का भी अपमान नहीं करता, सबका मतलब सबको आदर सम्मान करता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने अहंकार को, अपने अहम को छोड़ देते हैं, अर्थात मैं या जो मतलब विचार होता है इसको त्याग देते हैं। और मतलब सर्वधर्म सुख आप कह सकते हैं, सर्वधर्म अर्थात सब लोगों के लिए सुख की कामना करते हैं, अर्थात सब लोगों के लिए अच्छे सोच विचार रखने लगते हैं, तो वह ईश्वर के प्रिय भक्त हो जाते हैं। तो मतलब जिस तरह चावल में हम लोग धान से उसके छिलके को हटाते हैं, फिर उसको उबालते हैं, उसकी अवगुणों को, उसकी जो बीमारी उत्पन्न करने वाली जो गुण होते हैं उन सबको हटाते हैं, खरपतवार को हटाते हैं, तब हम लोग उसको पकाते हैं अच्छे से, फिर ईश्वर को भोग लगाते हैं। तो एकदम भक्त भी वैसा ही होता है, अपनी बुराइयों को, अवगुणों को जब छोड़ देता है तब वो एकदम मतलब ईश्वर का प्रिय हो जाता है। उसी तरह जो धान है वह भी जब अपने अवगुणों को छोड़ता है तब वह एकदम शुद्ध होता है और भोग अर्थात भगवान को अर्पण करने के लिए योग्य हो जाता है। तो इस तरह भक्त या भक्तम शब्द से भक्त बना और भक्त से भात बन गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे इजी वे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके टॉपिक को इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।